भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं भारत के भीतर एक प्रदेश है जिसे झारखंड प्रदेश कहते हैं और ये भी अपने 23 से 24 वर्षों के कार्यकाल को पूरा करने जा रहा है। झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल राज्य होने के साथ साथ खनिज संपदा से भी संपन्न है। बावजूद 23 से 24 वर्षों में आज भी यहाँ के लोग जो हैं कहीं ना कहीं खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। कई राजनीतिक संगठन की बात करें या समाज सेवियों की बात करें तो ये भी अब एक अलग थलग राह में निकलकर संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं। इनमें से ही एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और इनका नाम है हरिनाथ साहब, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों में अपना योगदान तो दिया लेकिन अब संघर्ष के रास्ते खुद निकल पड़े हैं और लोगों को जागरूक करने की मुहिम में जुट गए हैं। सबसे पहले हरिनाथ जी का स्वागत है आपका जनसभा। जोहार। हरिनाथ जी, एक पार्टी आपने बनाया है लोकहित अधिकार पार्टी। जनता के बीच जाते हैं, जनता के अधिकार, उनके सम्मान, उनकी बातों को लेकर के क्या कुछ ये जन अधिकार पार्टी के माध्यम से है और आपका जो संघर्ष रहा, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे इस रास्ते में आप आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा इस झारखंड प्रदेश का, जिससे आपने कहा कि संघर्ष का ही एक जनक है झारखंड प्रदेश का देन है। मैं कह सकता हूँ कि झारखंड प्रदेश का निर्माण ही संघर्ष की बदौलत मिला और हम लोग भी 1988-89 से जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चल रही थी जोरों से इस प्रदेश के अंदर में, तो हम लोग भी झारखंड के अंदर में कमांडो फोर्स के का मैंने कैडर हुआ करते थे और विद्यार्थी जीवन से ही हम लोगों ने संघर्ष किया है इस झारखंड को अलग करने के लिए। उस समय बिहार जब थे तो हम लोग को ऐसा लगता था कि हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रही है। हमारा जहाँ जो खनिज संपदाएं हैं, यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार है, उसे न्याय नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग ऐसा सपना देखे थे कि जब झारखंड प्रदेश अलग हो जाएगी हमारा, तो यहाँ का 100% चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो या यहाँ का जो दबे कुचले वंचित शोषित उपेक्षित वर्ग है, जिसे आज़ादी के लगभग लंबे कालखंड तक 60-65 साल तक जब उसको नहीं मिल पा रहा था न्याय, इसलिए हम लोग ने संघर्ष किया था कि झारखंड अलग हो जाएगा, यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 100% नौकरी मिलेगा, व्यवसाय का अवसर मिलेगा और यहाँ का खनिज संपदा है, चाहे बालू है, चाहे जल जंगल जमीन है, उसकी सुरक्षा के साथ यहाँ के लोगों के असीम संभावनाएं रोजगार के क्षेत्र में बढ़ेगी। हरनाथ जी, आपने बड़ा ही बेहतर चीज़ बताया कि झारखंड हमेशा से संघर्ष का प्रदेश रहा है। झारखंड हमेशा से एक मिसाल रहा है कि संघर्षशील लोगों की यहाँ पर व्याख्या हुई है, बात होती है। झारखंड अलग राज्य को लेकर कई ऐसे वीर सपूत नजर आए जिन्होंने अलग राज्य झारखंड को लेकर के भी लड़ाई लड़ी। आज 23 से 24 वर्षों का सफर हो रहा है। उन 23 वर्षों के सफर के बाद अब झारखंड राज्य को, यहाँ के विकास के पैमाने को आप किस पायदान पर रखते हैं, चूंकि आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं? निश्चित रूप से झारखंड अलग होने के बाद में विकास की गति में तेजी आई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सपनों का झारखंड हम लोग ने देखा था कि विकास के साथ साथ यहाँ का जो पलायन रुकेगा, शिक्षित बेरोजगारों का बेरोजगारी का पलायन रुकेगा, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को 100% नौकरियों में, रोजगार में, व्यवसाय में अवसर मिलेगा, वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आज भी झारखंड के लोग। और मैं कह सकता हूँ कि जो अपेक्षित विकास भी होना चाहिए, विकास दो तरह का होता है। एक तो होती है कि जैसे सड़क, पुलिया या बड़े बड़े हाईवे का निर्माण होना, तो इस क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मुंह बाया खड़ा है। जैसे सरकारी संस्थाएं जितनी भी हैं, एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, कोई नया बड़ा प्रतिष्ठान ऐसा नहीं स्थापित हो पाया है झारखंड अलग होने के बाद में जहां पर लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। एक भी व्यवसाय, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री जी थे उस समय थे, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि भाई यहाँ पर बाहर के व्यवसायियों को आकर्षित करेंगे और क्या तो उसका नाम दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो उस तरीके से काफी व्यवसायियों को लुभाने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमें नहीं लगा कि यहाँ का जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो डटी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, इसकी वजह से व्यवसायी बाहर के ना आए ना यहाँ के लोगों को अवसर मिला। कहीं ना कहीं आप भी तो रघुवर दास के कुंभे में ही थे, भाजपा में ही थे, उस समय आपको नहीं लगा कि इस तरह से ये सारी चीजें हो रही है तो इन पर रोक लगनी चाहिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में मैं भी राष्ट्रवाद और अंत्योदय के जो उनका जो अपना एजेंडा या कहिए घोषणा या नारा कहिए, तो मैं भी उन्हीं
एजेंडों के साथ जुड़ा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण की दिशा में और अंत्योदय के लिए काम करूंगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख लगा कि मैं लगभग 8 वर्ष वहां पर कार्य में रहा, 8-9 वर्षों तक। लेकिन जो यथेष्ट जो उद्देश्य झारखंड का था, चाहे वो स्थानीय नीति की बात करें, चाहे यहाँ का मूल निवासियों का, चाहे झारखंड वासियों के साथ न्याय हो, चाहे रोजगार की दिशा में हो, तो उनके कोई एजेंडा में है ही नहीं। वो कभी भी यहाँ का मूल निवासियों को, आदिवासियों को, यहाँ का खतियानी लोगों के लिए कोई उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई विजन नहीं है। और इसी कारण को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया। मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कि भाई देश के अंदर में जाति जनगणना होना चाहिए और जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। चाहे वो दलित है, चाहे आदिवासी है, चाहे दबे कुछ लोग हैं, उसको भी, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी की बात हो, चाहे सामाजिक सरोकार की बात हो, या फिर उसको यहाँ का प्राकृतिक संसाधनों में उसकी भागीदारी निश्चित होनी चाहिए। 40 वर्षों के सफर में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। अब तक जो मूलभूत सुविधाओं का जो मामला था, जो रोजी रोजगार से जुड़ा था, नियुक्तियों का मामला था, सड़कों पर छात्रों का निकलकर आंदोलन करना, ये क्या कुछ दर्शा रहा है कि क्या अब तक झारखंड जो है विकास की पथ पर ही चल रहा है? तो फिर ये विकसित कब करेगा, विकसित राज्य कब लगेगा, कहाँ कमियां हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, विकास होना, विकसित होना, दोनों में बहुत फर्क है। विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, चाहे वो जिस रूप में भी हो, कुछ ना कुछ विकास के कार्य कोई भी सरकार करती है, लेकिन विकसित इसे हम नहीं कह सकते। इसलिए कि आज शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही खराब स्थिति है झारखंड का। और इसीलिए हमारा जो लोकहित अधिकार पार्टी है, जो सामाजिक न्याय की बात करती है और निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा के विजन पर काम कर रही है, और जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी आबादी उसकी राजनीतिक भागीदारी मिले, उसको यहाँ के स्थानीयता, चाहे देश के अंदर में जिस राज्य का भी बात किया जाए, सभी राज्यों में स्थानीय नीति होनी चाहिए और झारखंड में भी होना चाहिए। इस बात के लेकर के हम लोग लगातार संघर्षरत रहे हैं और हमारा लोकहित अधिकार पार्टी का मुख्य विजन यही है कि देश के अंदर जाति जनगणना कराना है और सबको बराबरी समता का अधिकार मिले और निःशुल्क शिक्षा जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि इसी भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार में 50,000 से अधिक विद्यालय को बंद करा दिया गया देश के अंदर में, जबकि आबादी इस तरह से बढ़ रही है, इतना मैंने पढ़ाई के लिए आज बच्चे भटक रहे हैं, लोगों का एडमिशन नहीं हो पा रही है, सीट फुल हो जा रहा है। और प्राइवेट विद्यालय के खिलाफ में लगभग 15 सालों से यहाँ का जो गार्जियन है, यहाँ का जो पेरेंट्स है, वो लोग आंदोलनरत है कि उसकी मनमानी बंद हो, एनुअल फीस बंद हो, फीस कम हो, लेकिन कहाँ कम हो रही है और दुगुना तिगुना चौगुना हो रही है। तो ये सरकार की संरक्षण पर चल रही है, ये कॉर्पोरेट लोगों का एक निजीकरण का कॉन्सेप्ट के आधार पर चल रही है। मैं कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार जिस प्रकार आज शिक्षा के क्षेत्र में जो मैंने दुर्गति किया है देश को, वो एक पूरी तरह से शिक्षा क्षेत्र को निजीकरण करने विभिन्न समस्याओं के साथ चुनौतियां भी रहेंगी, ये सारी चीजें होती रहेंगी। अब फिलहाल वर्तमान में झारखंड में मिशन 24 की सुगबुगाहट नजर आ रही है। क्या लगता है 24 में आप लोक अधिकार पार्टी के माध्यम से कुछ नए परिवर्तन की परिकल्पना करते हैं? निश्चित रूप से हमारा लोकहित अधिकार पार्टी एक क्रांति, एक परिवर्तन के लिए ही इसका जन्म हुआ है। झारखंड सहित पूरे देश स्तरीय के जो ट्रेडिशनल राजनीति, जो हिंदू और मुसलमान या धार्मिक उन्माद पैदा करके जो देश को मैंने एक गलत दिशा में जो धकेलने काम हो रही है, जो मुद्दों से हट करके शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, लोगों को स्थापित करने का छोड़ करके ये हिंदू मुसलमान जो सभी लगभग दलों का आप देख सकते हैं, आज़ादी के बाद से सिर्फ 2 ही विषय पर ये लोकतंत्र और डेमोक्रेसी मतलब सेंटिमेंटल हो गया है कि अगर आप हिंदू हो तो भाजपा के साथ रहो, अगर आप मुसलमान के पक्षधर हो तो आप कांग्रेस के साथ रहो। तो इस तरह का तुष्टीकरण के खिलाफ हमारी पार्टी मुद्दों की राजनीति करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। हमारा पार्टी का स्पष्ट निर्णय मैंने कहना है कि हम इस राज्य में पूरे देश स्तर में निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज के साथ जाति जनगणना करा करके और सामाजिक न्याय के लिए समता का अधिकार देने के पक्षधर है। और निश्चित रूप से इसी दिशा में हम लोग अक्सर हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। 2024 में हम लोग ने पार्टी स्तर से निर्णय लिए हैं कि 14 लोकसभा से चुनाव लड़ेगी और पार्टी हमारा विधानसभा भी लड़ेगी और एक दबे कुचले वंचित शोषित उपेक्षित वर्ग जो बहुसंख्यक के रूप में इस राज्य और देश के अंदर में रहते हैं, उसकी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी। सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर आपने बात रखा, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। वर्तमान में झारखंड राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन महागठबंधन की सरकार में शामिल है। इन्होंने भी सत्ता में कदम रखा आदिवासियों की बात रखते हुए कि आदिवासी सरकार है, आदिवासियों के हित में काम करेगी।
आदिवासी बहुल राज्य है, इनके 3 वर्षों का जो कार्यकाल, अब चौथा साल भी है, इनके कार्यकाल से कितना इत्तेफाक रखते हैं आपकी? क्या इनकी कार्यशैली रही, कैसा काम कर रहे हैं? इनके कार्य का तो हमें लगता है कि मैं तो क्या कहूँ, पूरा राज्य जान रहे हैं कि किसी शुरू पहले से भी इनको कार्यशैली हम लोग अवगत है। जेएमएम की सरकार या गठबंधन की सरकार विकास का कोई मापदंड तय नहीं कर पाया। इसका कोई भी एजेंडा, मुझे नहीं लगता है कि एक भी एजेंडा पर ही काम कर सके, चाहे वो सरकारी नौकरी देने की बात करना हो, रोजगार देने की हो, चाहे स्थानीय नीति की बात हो। ठीक है, लोक लुभावन घोषणाएं सरकार के द्वारा होते रहा है, लेकिन उसका कोई प्रतिफल समाज और जनता और झारखंडी के लोगों को कोई प्रतिफल नहीं मिल पाया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनका जो 3 साल का कार्यकाल रहा, ये ढुलमुल रवैया, और जिस तरह से आज गिरती कानून व्यवस्था के तहत आए दिन हत्याएं हो रही है, व्यवसायियों का लूट खरोच बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार की बलबाला है, तो मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से ये गठबंधन की सरकार विफल रहा है। और ये कोई नई कहानी नहीं है, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। ये 2020 का मैच इन लोग का राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए जनता को गुमराह करना और अपना राजनीतिक लाभ लेना, बस उनका वो कमियां को जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का कमियां को बीजेपी गिनाएगा, फिर बीजेपी गठबंधन का कमियां को इंडिया गिनाएगा, ऐसे करके लोग राजनीतिक रोटी एक सेकेंगे। अंतिम सवाल है हरिनाथ जी, कि वर्तमान में गठबंधन की सरकार तो है, जेएमएम कांग्रेस है, ऐसे में विपक्ष पर भाजपा है, तो फिलहाल जेएमएम का कहना है कि भाजपा की सरकार हेमंत की सरकार को परेशान कर रही है, खास करके जो नेशनल एजेंसियां जो है, जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीआईडी हो, सीबीआई हो, इस तरह के मामलों से लेकर उन्हें जो समन भेजा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश जो है, इस तरह के मामलों को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां, जो स्वतंत्र जैसे हम लोग मानते हैं देश के अंदर में, और किसी पॉलिटिकल भावना से किसी को इस तरह से अगर जांच होती है तो ये गलत है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा अपने स्तर से कि जो भी जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष जांच करें देश के अंदर में, चाहे वो नेता बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो भ्रष्टाचारी है, अगर उन्होंने गलत किया है, तो निश्चित रूप से उसके यहाँ रेड होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये दलगत और राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो राजनीतिक हमें ये नहीं बताता उतार चढ़ाव, जो जायज़ है, जो जिनमिन है, आप बिल्कुल आगे बढ़ें। हमारे साथ थे हरिनाथ साहू जी, जो कि झारखंड की तमाम परिस्थितियों, बिंदुओं से हमें अवगत कराया, खास करके जनता को ये बताने की कोशिश की कि झारखंड राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम चीज़ें अब भी युवाओं के लिए एक चुनौती है, और इसे कैसे सफल बनाया जाए, इसे लेकर अधिकारियों को सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह के तमाम जानकारी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जनसभा।